नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है कॉम्पिटेंस। वेडिंगटन के अनुसार सामर्थ्य ऊतक की वह विशिष्ट कार्य की अवस्था है या फिजियोलॉजिकल स्टेज है जिसमें वह प्रेरण क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, अर्थात ऊतक उस विशेष काल में विशिष्ट संरचना निर्माण की क्षमता रखता है। समय गुजर जाने के पश्चात ऊतक वह क्षमता खो देता है, अर्थात ऊतक उस विशिष्ट काल के अंदर ही कोई विशिष्ट संरचना के निर्माण करने की पावर रखता है। दैट मीन्स उस समय वो कोई भी विशेष जो संरचना होती है उसका निर्माण कर सकता है, और उसके पश्चात उसमें वो कैपेसिटी नहीं रहती है और वो उसके बाद में उस ऊतक का निर्माण नहीं कर पाता है एवं दूसरी संरचना निर्माण के लिए वह समर्थ हो जाता है। उसके पश्चात में वो समय तक वह एक पर्टिकुलर टिश्यू का निर्माण कर सकता है और उसके पश्चात वह दूसरे टिश्यू के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है, निर्माण करने के लिए समर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, एक्टोडर्मल ऊतक में कुछ समय के लिए ही तंत्रिका तंत्र प्रेरण के प्रति अनुक्रिया कर तंत्रिका नली बनाने की सामर्थ्य होती है। दैट मीन्स एक्टोडर्मल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है उसमें न्यूरल ट्यूब्स, न्यूरल इंडक्शन और न्यूरल ट्यूब्स निर्माण के लिए कुछ जो रेस्पॉन्सेज होती हैं वो बनाने की कैपेसिटी उसके अंदर पाई जाती है, इंड्यूस करने की। उसके पश्चात यह ऊतक जो टिश्यू न्यूरल इंडक्शन के काम आ रहा है वो किसके काम आने लग जाता है, उसके पश्चात में लेंस फॉर्मेशन के लिए समर्थ हो जाता है। तो उसके पश्चात यह ऊतक लेंस निर्माण के लिए समर्थ होता है, मतलब उसी समय उसके पश्चात ही। आनुवंशिकी के अनुसार इसका अर्थ यह है कि कुछ विशिष्ट काल तक ही कुछ विशेष जीन्स कुछ विशेष ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। कुछ विशिष्ट काल तक ही कुछ विशेष जीन्स जो होती हैं उनकी कैपेसिटी होती है और उस समय तक ही वो विशिष्ट काल मतलब कुछ विशेष स्पेसिफिक पीरियड तक ही विशिष्ट ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, जो कि आगे चल करके कुछ स्पेसिफिक प्रकार के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में ये जीन्स जो स्पेसिफिक टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जीन्स दूसरे प्रकार के ऊतकों का निर्माण करते हैं, अदर टाइप्स के टिश्यू, और या फिर ये अपनी रेस्पॉन्स या क्रिया को फिजियोलॉजी को बंद कर देते हैं। विडेक्टन ने कई प्रयोगों द्वारा ऊतकों में सामर्थ्य को प्रमाणित किया। एक प्रयोग में परिवर्तित हो रहे भ्रूणों, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी किया। एक प्रयोग में परिवर्तित हो रहे भ्रूणों ब्लास्टुला से न्यूरला अवस्था तक की एक्टोडर्म का प्रतिरोपण दूसरे भ्रूणों में किया गया। ब्लास्टुला से न्यूरला अवस्था तक जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे उसके अंदर एक्टोडर्म का प्रतिरोपण दूसरे भ्रूणों में, उसकी जो एक्टोडर्म का था उसका ट्रांसप्लांटेशन दूसरे एम्ब्रियो में किया गया और सभी अवस्थाओं में देखा गया कि एक्टोडर्म में क्रमिक तंत्रिका ऊतक के निर्माण की सामर्थ्य का ह्रास होता है। उन्होंने पाया कि जो एक्टोडर्म होती है उनमें धीरे धीरे पीरियड बाय पीरियड जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उनमें टिश्यू फॉर्मेशन, न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है या कॉम्पिटेंस होता है उसका रिडक्शन होता जाता है, ह्रास होता जाता है। अधिक उम्र के भ्रूणों में एक्टोडर्म प्रेरण क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करके, जो ज़्यादा एज के एम्ब्रियो हो जाते हैं उनके अंदर एक्टोडर्म प्रेरण क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करके कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स या कॉर्डा मेसोडर्म का निर्माण करती है। और जब एक्टोडर्म का प्रतिरोपण देर वाली अवस्थाओं में किया जाता है तो यह सिर्फ एपिडर्मिस का निर्माण करती है। उससे भी लेट एज के जो एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर अगर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उनमें सिर्फ ये
एक्टोडर्म का ही निर्माण करती है, कॉर्डा का नहीं। तो यह सिर्फ एपिडर्मिस का निर्माण करती है और अन्य कोई संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरे प्रयोग में गैस्ट्रुला के एक्टोडर्म के टुकड़ों को अलग किया गया और उन्हें अलग अलग समय के लिए रखा गया। इसके पश्चात इन्हें न्यूरुला में अलग अलग स्थान पर प्रतिरोपित किया गया। इसके पश्चात उन्हें न्यूरुला स्टेज में अलग अलग स्थान पर, जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसकी अलग अलग लोकेशन पर उसको ट्रांसप्लांट किया गया, जहाँ पर कि उनके प्रेरक सक्रिय थे, अलग अलग पोजीशन पर, थोड़ी थोड़ी गैप पर। परिवर्धन के दौरान ये देखा गया कि लेट गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर, पश्च गैस्ट्रुला अवस्था में मस्तिष्क निर्माण की सामर्थ्य में धीरे धीरे ह्रास होता है। अर्थात प्री जो स्टेज होती है गैस्ट्रुला स्टेज, उसमें तो ये ब्रेन फॉर्मेशन या जिसको बोल सकते हैं मस्तिष्क निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है और बाद में धीरे धीरे उसमें रिडक्शन होता जाता है प्रोसेस में। काल प्रभावन, एजिंग जिसको बोल सकते हैं, जिसमें सेल्स की डेथ या जिसको एपोप्टोसिस वगैरह आ जाती है या सेल्स की कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो एजिंग के साथ साथ उत्तक की एक प्रकार के प्रेरण की सामर्थ्य में ह्रास होता है। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है सेल की, एम्ब्रियो के सेल की, तो उसमें प्रेरण की सामर्थ्य, जो इंडक्शन कैपेसिटी है या कॉम्पिटेंस है, उसमें रिडक्शन आता चला जाता है। परंतु दूसरे प्रकार के प्रेरण की सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। जो टिश्यू होता है दूसरे प्रकार के प्रेरण, मतलब उस टिश्यू के इंडक्शन को तो ख़त्म हो जाता है उसमें वो कॉम्पिटेंस, और दूसरे प्रकार का जो टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए जो कॉम्पिटेंस होती है, इंडक्शन कैपिटल्स, वो उसमें आ जाती है। तो प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा या पाया गया कि एक्टोडर्म उत्तक तंत्रिका उत्तक के निर्माण की सामर्थ्य तो खो देता है, परंतु मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक उसके तंत्रिका उत्तक के निर्माण की उसमें कॉम्पिटेंस होती है, परंतु लेंस और फिर कर्ण आशय, ईयर वेसिकल और फिर नेजल पिट, इनके आदि के निर्माण के प्रेरण के प्रति वह अनुक्रिया करता है उसके बाद में। दैट मीन्स तंत्रिका उत्तक के निर्माण के बाद में इन टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए भी वो इंडक्शन देता है। तो ये क्रमिक सामर्थ्य की अवस्थाएं तुल्यकाली होती है, सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एक के बाद में एक। पहले वो ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए टिश्यू या पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंडक्शन के लिए, और उसके बाद में वो दूसरे पार्ट के इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक के बाद एक होती है। अगर वो उसकी पहले की प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो बाद की प्रोसेस कैसे? तो इसलिए क्योंकि ये प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है, दिस वन, क्योंकि ये प्राथमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टर के द्वारा नियंत्रित होती है। उस समय जो इंडक्टर्स चाहिए होते हैं वो उस समय अवेलेबल होते हैं जीन्स के अंदर, उसलिए वो फर्स्टली जैसे न्यूरल ट्यूब का या ब्रेन का फॉर्मेशन को इंडक्ट करते हैं या इंड्यूस करते हैं, कॉम्पिटेंस हैं, और उसके बाद में वो दूसरे प्रकार के टिश्यू, लेंस, कर्ण आशय, नेजल पिट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेकेंडरी इंडक्टर होते हैं वो उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। प्रेरण व सामर्थ्य के अध्ययन के पश्चात यह प्रमाणित हो चुका है कि इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, इन दोनों को का साथ साथ में है ना, उनसे यह प्रमाणित हो चुका है, यह प्रूव हो चुका है कि भ्रूण की वृद्धि व विभेदन के लिए इन दोनों में पारस्परिक क्रिया का सही समय पर होना भी आवश्यक होता है। प्रेरण हो रहा है तो उसके साथ साथ में इंडक्शन के साथ साथ में कॉम्पिटेंस भी टिश्यू के अंदर होना चाहिए, कैपेबिलिटी। अगर एक बार तंत्रिका प्रेरण प्रारंभ हो जाए एवं वह ठीक प्रकार से प्रगति करे तो अन्य प्रेरक सही प्रकार से कार्य करते हैं। दैट मीन्स अगर टिश्यू एक्टोडर्मल सेल्स के जो सेल्स हैं उन्होंने इंडक्शन प्रारंभ कर दिया है तो न्यूरल ट्यूब का या न्यूरल इंडक्शन प्रारंभ हो जाता है एवं ठीक प्रकार से यह प्रगति करता है तो अन्य प्रेरक भी फिर सही प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि लेंस का और ईयर
वेसिकल्स का इत्यादि का। सामर्थ्य का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। प्रारंभिक विदलन व कोरक अवस्था में सामर्थ्य नहीं पाया जाता है। जो फर्स्ट क्लीवेज होते हैं ना, फर्स्ट या सेकेंड, उसके बाद तो कोरक विदलन व जो कोरक अवस्था में सामर्थ्य नहीं पाया जाता है। सामर्थ्य की क्षमता सिर्फ गैस्ट्रुला अवस्था में पाई जाती है, कोरक ब्लास्टुला तक नहीं है। उसके बाद में जैसे गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो गैस्ट्रुला अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि उस समय क्या है, आरआरएनए का अनुलेखन गैस्ट्रोलेशन के दौरान होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है गैस्ट्रोलेशन के दौरान होता है। यद्यपि टीआरएनए का अनुलेखन लेट विदलन के प्रारंभ होने से कुछ पूर्व हो जाता है। लेट विदलन के प्रारंभ होने से कुछ पहले ही हो जाता है, जो कि ये चीज़ बताई गई थी ब्राउन 1961 के द्वारा। एमआरएनए का अनुलेखन भी गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ होने से थोड़ा पहले ही प्रारंभ हो जाता है, हल्का सा पहले जिसको बोल सकते हैं। वो उसमें उसकी अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग गैस्ट्रुलेशन की स्टेज का टाइम पीरियड पाया जाता है। गैस्ट्रुलेशन अलग पीरियड का होता है, किसी में अलग पीरियड का होता है, मिनट्स का फ़र्क होता है। तो इसका अर्थ यह है कि सामर्थ्य व आरएनए के अनुलेखन के प्रारंभ होने में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आरएनए का अनुलेखन प्रारंभ होता है, उसके जस्ट साथ साथ ही कॉम्पिटेंस, दैट मीन्स स्पेसिफिक प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है, जो कि उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, जीन्स को रेगुलेट कर लेता है। जीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं एमआरएनए को, और उससे स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन इंड्यूस करता है किसी स्पेसिफिक टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सामर्थ्य परिवर्धित हो रहे भ्रूण के ऊतकों की वह सक्रिय अवस्था है जिसके दौरान भ्रूण प्रारंभिक प्रेरण के प्रति अनुक्रिया करता है। भ्रूण के ऊतकों की वह सक्रिय अवस्था है जिसके दौरान भ्रूण प्रारंभिक प्रेरण के प्रति अनुक्रिया करता है, एवं यह अनुक्रिया समय समय पर विभिन्न प्रेरकों के नियंत्रण में होती है। डिफरेंट जो इंडक्टर होते हैं, जो प्रोटीन से ही बने होंगे, नेचुरल बात है, तो जो समय समय पर जीन्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जाती है, आरएनए, डीएनए, टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा जो नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, उनके द्वारा पे विभिन्न प्रकार के इंडक्टर्स बनते हैं, और सेल्स के अंदर विभिन्न इंडक्टर उनको कंट्रोल करते हैं, उसको रेस्पॉन्सेस को और इंडक्शन को, और उसके साथ साथ फिर कॉम्पिटेंस भी। धन्यवाद।